हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फार्मेसी बी फार्म का सेमेस्टर फर्स्ट का क्लासेस। तो आज हमारा एचपी का फर्स्ट क्लासेस है जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग देखते हैं। तो इसका नोट्स में भी आपको लास्ट में डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड कर दूँगा। तो आइए देखते हैं। सेल इज़ द बेसिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फर्स्ट सेल was discovered by Robert Hawkins 1665. First living cell was discovered by Ant von Leeuwenhoek 1676 एंड सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लेडेन एंड स्वान इन 1838, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट है, और एक स्वान जो है ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। और ओमनी सेलुलर सेलुलर वाज गिवन बाय रुडॉल्फ पर्चाव इन 1855। इसका कहने का मतलब है कि जो हमारा नया सेल बनता है वो प्रिमिटिव सेल से ही बनता है। और सेल इज ऑल्सो नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक। ये सब हमारे कुछ की पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा जानना। तो अब हम लोग देखते हैं कि कितने प्रकार के सेल थे, तो टाइप्स ऑफ सेल। तो पहला है प्रोकार्योटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकार्योटिक सेल हम लोग को पढ़ना नहीं, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है ह्यूमन एटोनॉमी एंड फिजियोलॉजी। बट ओवरव्यू प्रोकार्योटिक सेल का देख लेते हैं कि इसमें 3 आउटर लेयर होते हैं, जिसमें पहला है ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। जो इसका सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें एक एक्सटेंशन अंदर की तरफ धंसा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं मीजोजोम। और इसमें कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता है। इसमें सिर्फ एक 70s राइबोसोम होता है, न्यूक्लियोइड होता है जो ओपन क्लोज साइकिल सर्कुलर डीएनए होता है। और ये है पॉलीराइबोसोम, मतलब एक एमआरएनए से बहुत सारे राइबोसोम जुटे हुए हैं। इसमें नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल इज ओपन सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड नेकेड डीएनए। 70s राइबोसोम आर प्रेजेंट, जो कि एक नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आर नॉट प्रेजेंट। प्लास्टिड सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आर आल्सो प्रेजेंट। एग्जाम्पल में हो गया इसका बैक्टीरिया और प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब आता है यूकैरियोटिक सेल, जो कि हमारा यही मेन कंटेंट है, इसको ही हम लोग को पढ़ना है। तो यूकैरियोटिक सेल में जो हम लोग आते हैं, तो यूकैरियोटिक सेल में हम लोग का सेल वॉल नहीं पाया जाता है। इसमें सेल मेम्ब्रेन होते हैं। इसमें सिंगल और डबल मेम्ब्रेन बाउंड दोनों ऑर्गेनल पाए जाते हैं। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जो कि एक क्लोज इन्वेलप के अंदर होता है सेंटर में। 80s और 70s दोनों राइबोसोम पाए जाते हैं। 70s हमारे मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड थी और में से। तो अब देखते हैं इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, जेनेटिक मटेरियल आर कवर्ड इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट इज डीएनए। 80s एज वेल एज 70s बोथ राइबोसोम आर प्रेजेंट। सिंगल में आ गया हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। ये सब सिंगल स्टैंडर्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, और ये सब एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल में अगर हम लोग देखते हैं, तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल में आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। अब आते हैं हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहला जो है, plasma membrane are structurally similar in all living cell, composed of mainly phospholipid and protein as well as cholesterol, selectively permeable in nature. Fluid mosaic model was given by Singer and Nicholson in 1972. जो इसका जो मॉडल का नाम था वो 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड अनेबल लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन ऑल ओवर द बाइलेयर। फ्लूइड नेचर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, secretion and formation of intracellular junction, प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड। तो ये इसके कुछ की पॉइंट है जो हम लोग को समझना होता है। अब इसका स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर तो ये बाइलेयर्ड है। जो इसका हेड होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर लवर, पोलर हेड बोलते हैं। और जो इसका अंदर की तरफ टेल होता है वो होता है नॉन पोलर टेल, जैसे मतलब हाइड्रोफोबिक, मतलब पानी से डर लगता है इसको। तो ये दोनों आपस में एक क्लोज्ड चेन बनाते हैं, जिससे जो टेल होता है वो अंदर होता है और हेड बाहर की तरफ होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट प्रोटीन से जुड़ता है, जो ये ऊपर प्रोटीन है, 2 तरह का प्रोटीन होता है, एक पेरिफेरल प्रोटीन जो ऊपर होता है और एक इंटेंसिक प्रोटीन होता है, उसमें भी पार्शियली बरीड प्रोटीन होता है और टोटली बरीड प्रोटीन होता है। ये दोनों इंटीग्रल प्रोटीन होता है और ये एक्सटर्नल प्रोटीन होता है, इसको पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट आकर डायरेक्ट प्रोटीन से बाइंड कर रहा है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और अगर लिपिड से डायरेक्ट बाइंड कर रहा है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। बाइलेड हो गया।
और इसमें कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, जो कि अभी हम लोग पीछे देखे थे। अब आते हैं दूसरा मेम्ब्रेन, जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, राइबोसोम। तो राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन यूनिवर्सल ऑर्गन है, क्योंकि ये प्रोकैरियोट में पाया था और यूकैरियोट में पाया था, और इसको मेम्ब्रेन इन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। तो ये बनता किससे? प्रोटीन प्लस आरएनए के मिलने से बनता है, जिसको हम लोग राइबोन्यूक्लियस प्रोटीन भी बोलते थे। ये पहली बार कौन ऑब्जर्व किया था? पैलेडे ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, जो कि 1953 में, क्योंकि 1951 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ था और 1953 में इसको ऑब्जर्व किया गया था पैलेडे के थ्रू। दो तरह के राइबोसोम होते हैं, एक लार्ज राइबोसोम जो कि 80S होता है, जो 2 सब यूनिट से बना होता है, 60S और 40S। यहाँ पर मैथ का सम काम नहीं करता, ये स्टैंड दिया गया। और स्मॉल राइबोसोम 70S होता है, जो कि 50S और 30S से बना होता है। और ये जो S यहाँ पर लगा है, इसको बोलते हैं सेडबर्ज यूनिट, जो कि एक सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। मैग्नीशियम आयन हेल्प्स टू अटैच द 2 सब यूनिट एंड rRNA इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस। तो ये कुछ न्यूक्लियस का की पॉइंट्स हैं जो हम लोग को ऊपर ऊपर जानना था। अब हम लोग आते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल पर, जिसका नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। मतलब साइटोप्लाज्म में ये बिखरा हुआ था। जो इसके अंदर का स्पेस होता है, मतलब स्पेस इनसाइड द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोलते हैं न्यूमन, और जो साइटोप्लाज्म है उसको एक्स्ट्रा ल्यूमन बोलते हैं। और ये 3 चीज़ से बना होता है, सिस्टर्ने, टिब्यूल्स और वेसल्स। जो सिस्टर्ने होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, सिस्टर्ने हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। जो टिब्यूल्स होता है लिपिड और स्टेरॉयल सिंथेसिस में हेल्प करता है, और जो वेसल्स होता है वो पैकेजिंग में हेल्प करता है। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर ऊपर ऊपर देखा जाए तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होता है और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता। थोड़ा कुछ डिटेल में भी इसको देख लेते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो 80S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। जो इसका ल्यूमन होता है वो प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करता है और ग्लाइकोसाइलेशन में हेल्प करता है। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर, जो स्टोर कार्बोहाइड्रेट है उसको तोड़कर फिर एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कंटेन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन एंजाइम प्रिकर्सर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोजाइम बाय गोल्गी कॉम्प्लेक्स। लाइसोजाइम गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बनता है, एक वेसल्स के रूप में बाहर आता है, बट उसका जो एंजाइम होता है वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है। अब आते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये हेल्प इन लिपिड एंड स्टेरॉयड सिंथेसिस। जो इसका ल्यूमन होता है वो लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम स्टोरेज में भी हेल्प करता है। हम लोग वहाँ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में भी आगे पढ़ेंगे, और चाहे पढ़े भी हो टूल्स में, कि प्रेजेंट इन मसल्स एंड हेल्प इन कैल्शियम स्टोर्ड इन मसल्स। और ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है, मतलब ड्रग्स और अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। दूसरा जो हम लोग सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स में आते हैं तो वो है गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी एपरेटस फर्स्ट किसने ऑब्जर्व किया था? कैमिलो गोल्गी ने 1898 में। और ये गोल्गी एपरेटस का जो मेन काम है वो पैकेजिंग और स्टोरेज में काम है। और इट आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसल्स, जिसको हम लोग लाइसोजाइम बोलते हैं, जो कि जिसका प्रिकर्सर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होता है। और हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म बनने के दौरान ये गोल्गी एपरेटस एक्रोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि साइटोप्लाज्म को जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है साइटोसोल उसको कंज्यूम करता है, कुछ लिमिट में रहने देता है। अब आते हैं डबल, इससे पहले आते हैं एक लाइसोजाइम पर, जो कि ये भी एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। तो लाइसोजाइम known as a suicidal bag of cell contain all types of hydrolytic enzyme, that is lipid, lipase, protease, carbohydrates work at pH। एसिडिक pH में हेल्प करता है क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये 4 तरह के होते हैं। जो प्राइमरी, जो गोल्गी एपरेटस से बनकर आता है उसको प्राइमरी लाइसोजाइम बोलते हैं, फॉर्म बाय द ट्रांस फेज ऑफ गोल्गी बॉडी। जो 2 फेज होते हैं इसमें, एक
कॉन्वेक्स फेज, एक ट्रांस फेज। तो ट्रांस फेज से बनता है प्राइमरी लाइसोजाइम। सेकेंडरी लाइसोजाइम जो हमारे डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। रेसिडुअल लाइसोजाइम हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ ओल्ड ऑर्गेनल एंड ऑटोफेगिक लाइसोजाइम बर्स्ट एंड डिस्ट्रॉय द ऑर्गेनल्स। अब आते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल में, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। इसका जो आउटर चेम्बर होता है जिसमें H+ आयन प्रेजेंट होता है, और जो इनर कंपार्टमेंट होता है, इनर चेम्बर नहीं इनर कंपार्टमेंट, इसमें ETS लगा होता है जिससे ATP बनता है। होमोजीनस सब्सटेंस होता है फ्लूइड, और इसमें ये कंटेन करता है DNA, RNA और 70S राइबोसोम। ये अपना प्रोटीन और ATP बनाता है। अब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1831 and chromatin discovered by Flamingo when nucleus stained by basic positive dye. Nucleus discovered by Robert Brown in 1831 and chromatin discovered by Flamingo when nucleus stained by positive basic dye, and nucleus is also known as a brain of the cell, क्योंकि सारा डिसीजन न्यूक्लियस से ही लिया जाता है। अब आते हैं न्यूक्लियस इन्वेलप। तो न्यूक्लियस इन्वेलप एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड इन्वेलप है जो कि that surround the nucleus and separate from cytoplasm. न्यूक्लियस इन्वेलप एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, इन्वेटिक बाउंड्री है जो न्यूक्लियस को क्लोज करता है और साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है। इसमें एक छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसको न्यूक्लियर पोर भी बोलते हैं, जिससे हमारा एक्सचेंज होता है, मतलब mRNA प्रोटीन ये सब बाहर आता है। वो आते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म एक फ्लूइड है जिसमें DNA, RNA, एंजाइम और आयंस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस और क्रोमेटिन मेटेरियल भी प्रेजेंट होता है। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन नेसेसरी। ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन इज नेसेसरी टू मेंटेन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल। कहने का मतलब कि अगर सेल के बीच में ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो कोई भी चीज़ काम नहीं करेगा। जैसे प्रोटीन चाहिए, किसी चीज़ कुछ चाहिए। तो बेसिकली मेजर दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट कहने का मतलब कि ATP का खर्च वहाँ पर नहीं है, मतलब नो कंजप्शन ऑफ एनर्जी। तो सब्सटेंस मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन विदाउट एनर्जी इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। सब्सटेंस मूव फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, मतलब जहाँ ज़्यादा है, मतलब ऊपर से नीचे आने के लिए ATP नहीं चाहिए होता। तो सब्सटेंस मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन विदाउट एनर्जी इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ये तीनों इसके टाइप है, मतलब इसमें भी कोई भी टाइप का एनर्जी खर्च नहीं होगा। अब आते हैं सिंपल ट्रांसपोर्ट। तो सिंपल डिफ्यूजन में सब्सटेंस मूव फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, डायरेक्ट सिंपल डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करा जाएगा, मतलब इसमें भी किसी प्रकार का ATP खर्च नहीं होगा, लेकिन इसको ले जाने के लिए एक खास तरह का प्रोटीन का यूज हो जाए, जिसको कैरियर प्रोटीन भी बोलते हैं हम लोग, also called कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन। इसलिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को हम लोग कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन भी कहते हैं। सब्सटेंस मूव फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन विदाउट एनर्जी, इसलिए इसको कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन भी बोलते हैं। ऑस्मोसिस मतलब मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, वाटर भी बोल सकते हैं। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई टू लो concentration by using ATP. मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन बाय यूजिंग ATP इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब आते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट
कहने का मतलब कि मतलब सिंपल बोल सकते हैं इसको, मतलब एटीपी मॉलिक्यूल आराम से बना खर्च हुआ उसको ही बोले प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यूज एटीपी टू मूव मॉलिक्यूल अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन, तो प्राइमरी ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहने का मतलब कि यूज एटीपी टू मूव मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप एक एटीपी मॉलिक्यूल को यूज करता है और 3 सोडियम और 2 पोटेशियम का एक्सचेंज करता है, ठीक है, एक साथ। अब आते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट टू मूव मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट टू मूव मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कहने का मतलब कि जो चार्ज में डिफरेंस आता है, मतलब जो मेम्ब्रेन के बाहर मेम्ब्रेन के अंदर में जो चार्ज डिफरेंस है, उस डिफरेंस का यूज़ करके, उस गैप के एनर्जी को यूज़ करके इसमें हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसमें एटीपी खर्च नहीं करते, इसमें जो ग्रेडियंट का एनर्जी होता है ना वो खर्च करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में कैरियर प्रोटीन कैन मूव सोडियम डाउन देयर ग्रेडियंट वाइल मूविंग ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अप देयर ग्रेडियंट। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम लोग को सोडियम आयंस चाहिए होता है, ये तो पता है। तो वही कैरियर प्रोटीन कैन मूव सोडियम डाउन देयर ग्रेडियंट, मतलब जहाँ सोडियम ज़्यादा है, मतलब सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो सोडियम ज़्यादा है तो उसको बाहर भेजता है, और ग्लूकोज मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन के अंदर भेजते हैं। अब है हमारा सिम पोर्टर कहने का मतलब कि जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, अपोजिट नहीं हो रहा है। मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अक्रॉस देयर सेल मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन। कहने का मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वह एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, इसको हम लोग सिम पोर्ट बोलते हैं। एंटीपोर्ट अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है। ट्रांसपोर्ट ऑफ 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन अपोजिट डायरेक्शन। वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट वेसल्स के फॉर्म में, नाम से ही है कि वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट वेसल्स के फॉर्म में होगा। तो वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग मॉलिक्यूल्स बिटवीन कंपार्टमेंट इन अ सेल इन द फॉर्म ऑफ वेसल्स। Vascular transport is the process of moving molecules between compartment in a cell in the form of vessels. Vascular transport is the process of moving molecules between compartment in the cell in the form of vessels. It is the main way that protein and lipid are exchanged between organelles in a eukaryotic cell. ये एक प्रोटीन और लिपिड मॉलिक्यूल को वेसल्स के फॉर्म में पैक्ड कर भेजने का ट्रांसपोर्ट को वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ये 2 तरह का होता है, एक एक्सोसाइटोसिस, एक एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस कहने के इन द सेंस कि इट इज द टाइप ऑफ वेसल ट्रांसपोर्ट दैट मूव्स अ सब्सटेंस आउट ऑफ द सेल। एक्सो मतलब बाहर, साइटोसिस मतलब सेल, मतलब सेल के बाहर किसी चीज़ को मूवमेंट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेसल्स के तो उसको एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे, और सेल के अंदर अगर मूवमेंट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेसल्स तो इसको एंडोसाइटोसिस बोलेंगे। इट इज द टाइप ऑफ वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट दैट मूव अ सब्सटेंस इनटू द सेल। ये 2 तरह का होता है, एक फैगोसाइटोसिस मतलब इंगल्फ कर, और एक पिनोसाइटोसिस मतलब ड्रिंकिंग द लिक्विड पार्टिकल्स। मतलब सॉलिड पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, और जो लिक्विड पार्टिकल्स होता है उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। तो ये क्योंकि हम लोग को पढ़ना है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो उतना डिटेल में इसमें नहीं पढ़ना, ऊपर है। तो ये था हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेमेस्टर फर्स्ट का सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। इसका नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और आप लोग और सपोर्ट दिखाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।